प्रिय छात्रों, हम लोग दिल्ली सल्तनत के सारे खंडों का अब तक बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया। अब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को जोड़ने वाली एक कड़ी है, उस कड़ी को पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि जब 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश पतनशील हो जाता है। और तुगलक वंश की पतनशीलता वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक के दौर से उस समय शुरू होती है जब 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य स्थापित हो चुका। उसके बाद दक्षिण भारत का ये विखंडन 1398 के बाद उत्तर भारत में भी फैलने लगा और मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, ये सब उत्तर भारतीय राज्य उदित हो गए और दिल्ली सल्तनत मात्र दिल्ली तक, ये उससे कुछ बड़े क्षेत्रों तक सीमित हो। तो उस समय यानी 1336 से 1398 से लेकर 1526 तक का जो पीरियड है, ये वो पीरियड है जिसमें भारत राजनीतिक विखंडता का शिकार था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार था। इस समय बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य। तो आज का टॉपिक हमारा वही होगा कि विजयनगर साम्राज्य किस ढंग से स्थापित हुआ। एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास हम करेंगे और ये विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं, उसका सांस्कृतिक इतिहास भी काफ़ी उज्ज्वल है, जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ तक विजयनगर साम्राज्य का प्रश्न है तो इस विजयनगर साम्राज्य ने एक लंबे समय तक यानी 1336 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। ये लगभग 3 शताब्दी तक। ये अलग बात है कि ये 3 शताब्दी में हमेशा चरमोत्कर्ष की स्थिति में नहीं रहा। इसका जो अंतिम काल था वो काफ़ी पतनशील रहा और ये जो 1336 से 1614 ईस्वी तक का विजयनगर साम्राज्य का जो पीरियड है, इसमें वास्तव में 4 वंशों ने अलग अलग शासन किया। एक वंश दिल्ली सल्तनत हम लोग देखते हैं, बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, लेकिन वास्तविक में दिल्ली सल्तनत 5 वंशों का एक समूह। उसी प्रकार से अगर विजयनगर साम्राज्य हम बोलते हैं तो विजयनगर साम्राज्य जो है एक्चुअली में 4 वंशों का समूह। उसमें 4 वंश में पहला है संगम वंश, जिसने 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा वंश था सुलूक वंश, जिसने 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा वंश था तुलुक वंश, जिसने 1505 से 70 तक शासन किया। और चौथा वंश था अरविडू वंश, जिसने 1570 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। इसमें हम एक बात बताना चाहते हैं कि महत्व के दृष्टिकोण से ये दोनों वंश जो था यानी संगम वंश और तुलु वंश, ये काफी महत्वपूर्ण था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और वैभव में इन दोनों वंशों का काफी योगदान था। स्थापित करने में संगम वंश ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वैभवपूर्ण बनाने में तुलु वंश ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये दोनों वंश जो है वो उतना महत्व नहीं रहा जितना जो है वो 2 वंशों के बारे में था। सुलूक वंश में मात्र 2 शासक हुए और वो शासक एक प्रकार का अंतराल था, एक संक्रमण पीरियड था। इसके बीच तो संगम और तुलुक के बीच कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इसकी नहीं मिली। और अरविडू वंश एक ऐसा वंश था जो पतन के लिए ही जाना जाता था। एक जैसे दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश को हम लोग देखते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य में अरविडू वंश की तुलना हम सैयद वंश से कर सकते हैं। महत्व के दृष्टिकोण से 2 संगम और तुलुक के दोनों के डेट आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, घर में कर लीजिएगा इसको। अब अगला टॉपिक इंट्रोडक्शन में ये है कि हर इतिहास का सोर्स होता है, स्रोत होता है, कहाँ से हमें मिलता है उसकी जानकारी। वो तो बातें बीत गई, हम आज के युग में उसको कैसे जानते हैं?
तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में सोर्स को बताने से पहले उससे संबंधित एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लोग वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य बोलते हैं। अगर भारत के मानचित्र पर इसको खोजने जाए तो कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। विजयनगर की वर्तमान में पहचान जो होती है वो कर्नाटक में हम्पी एक जगह है, तो उसी से होती है। यानी जो आज का हम्पी है वही उस समय का विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। इसका नामकरण हम्पी उसका पहले भी नाम था, लेकिन जब साम्राज्य बना तो चूंकि विजय की नगरी बन गई, उसके शासकों ने हमेशा विजय ही विजय किया, इसी कारण उस हम्पी को विजयनगर कहा जाता है। वास्तव में वो हम्पी था, जब साम्राज्य खत्म हो गया तो हम्पी ही रह गया। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, ये अक्सर आता है, खासतौर से जो है नीचे लेवल का एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें ये एक आम सवाल है कि विजयनगर की वर्तमान पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। 4 विकल्प दे दिया गया, तो उसमें हम्पी से आप याद करें। तो इसके बारे में इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, वो आप लोग देखे होंगे कि जिसमें जादुई शासकों को दिखाया गया है और लड़ाई के नए नए विधियों को दिखाया गया है कि कैसे किला पर जो है बांस से चढ़ जाया जाता है, कैसे रथ में जो है वो तलवारें उसके चक्के में लगी रहती हैं, जब चक्का चलता है तो तलवारों से टकरा के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कैसे बड़े बड़े जो है लोहे के गोले जंजीरों में बांध करके रथ पर जो है उस पर आदमी बैठा रहता था और वो गोला घुमाता था और उसके बाद बहुत सारे लोग मारे जाते थे। फिर उसके बाद था कि किस ढंग से जो है वो दीवारों पर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, कपड़ों का किस ढंग से तोप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था कि उसको बांध के रखा गया, फौज आ रही है तो कपड़ों को तोप से ऐसा उड़ाया गया कि पूरा फौज जो है वो कपड़ों के अंदर समा गई और उसको पूरा आक्रमण किया, सारे के सारे लोग मारे गए। इस तरीके से यूनिक के वार सिस्टम्स इस विजयनगर साम्राज्य में फिल्मों में दिखाई जाती है। वास्तविकता क्या है ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो जो भी बातें उसके बारे में जानकारी मिलती है हम लोग को, उसमें 2 ग्रंथ है, अमुक्तमाल्यद भगवत जुगलियम। ये तुलुक वंश का या बोलिए कि पूरा विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय, उसने स्वयं लिखा, ठीक है, तेलुगु भाषा। उसके बाद उसमें एक अष्ट दिग्गज 8 व्यक्तियों 8 कवियों या विद्वानों को कह लीजिए, उसका एक समूह था 8 विद्वान अष्ट दिग्गज का। उसी में एक अल्लासी पेदन्ना एक अष्ट दिग्गज के सदस्य थे, जिसको आप तेनालीराम के नाम से जानते हैं। तेनालीराम आप सुने हैं ना? तेनालीराम का कहानी बच्चा लोग को बहुत पढ़ाया जाता था, आप लोग को याद होगा, आप भी पढ़े होंगे कि राजा था, उसकी बेटी हंसती नहीं थी, तो बोला कि जो मेरी बेटी को हंसा देगा तो वो उसको माथा राज दे देंगे, कोई नहीं हंसा पाया। तो अंत में तेनालीराम आया, उसका इतना बड़ा धूम था कि वो हिलने लगा तो उसी से उसकी बेटी हंस गई और राजा बहुत खुश हुआ। तो ये कहानी को आप बचपन से पढ़ते हैं तो वही है। बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने मनुचरित्र लिखा, उससे भी हमको जानकारी मिलती है। और इस पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध था कि बहुत सारे विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में, और उन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा। वो एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन विदेशी यात्री किस देश से और किस शासक के पास है। तो उसमें 2 नाम हैं, अब्दुल रज्जाक और निकोलो कॉन्ट। अब्दुल रज्जाक फारस का था, निकोलो कॉन्ट इटली का था, और ये दोनों देवराज द्वितीय के काली हैं, ठीक है। उसके बाद डुआर्डो बारबोसा और डोमिंगो पाएस पुर्तगीज थे, और ये दोनों जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल, यानी जो दिल्ली विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक। और अंत में फर्नांडो नुनीज, ये अच्युत देव राय के शासनकाल में। तो ये 5 जो विदेशी यात्री थे, वो 5 विदेशी यात्री 3 शासकों के शासनकाल में आए, और इन्होंने व्यापक रूप से लिखा है विजयनगर साम्राज्य।
तो विजयनगर साम्राज्य के जानकारी के लिए देसी स्रोत के साथ साथ विदेशियों विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। आप हम्पी में जाएंगे तो जो विजयनगर शासकों ने महलों का निर्माण किया या जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे वो अभी भी सुरक्षित हैं और देखने लायक हैं। उससे भी आप उनके पुरातत्व को देख करके विजयनगर साम्राज्य के वैभव का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये स्रोत हो गया। तीसरी बात ये कि आखिर विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके उदय के लिए एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड जिम्मेदार। आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने पूर्व के शासकों के अधिराजत्व के नीति के विपरीत यानी सबऑर्डिनेट पॉलिसी के अगेंस्ट में पूर्ण विलय, टोटल इनहेरेंस की नीति अपनाई। अधिराजत्व की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था कि दक्षिण की रियासतों को जीता और फिर जीत करके उन्हीं के शासकों को दे दिया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं। इस प्रकार से अलाउद्दीन ने करद राज की बुनियाद डाली, जिसके राज तो उसके पास रहते थे, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का अधीनता को स्वीकार करने के नाम पर सिर्फ वार्षिक महसूल कुछ भेज दिया करता, जो इस बात का प्रतीक था कि हम आपके अधीन हैं, बाकी सारे मामलों में वो स्वतंत्र होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की यह नीति काफी व्यवहारिक थी। तुगलक ने इसको पलट दिया और जो 4 दक्षिण भारत के रियासतें थी जिनका विवरण पूर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं, उन चारों को दिल्ली सल्तनत में मिला। यही मिलाना मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीति। क्यों? क्योंकि उस समय के संसाधनों में इतने दूरस्थ क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण संभव ही नहीं था। यातायात के जो साधन थे उसमें इतने दूर जाने में महीनों लग जाते थे, तो बार बार जाना आना ये फौज लेकर के ये संभव नहीं था। इसलिए आप गौर से देखिएगा कि दक्षिण भारत हमेशा अलग रहा इसी असुविधा के कारण। बंगाल दिल्ली सल्तनत के काल में हमेशा अलग होता रहा। बहुत कम क्षण रहे जिसमें शासक बहुत शक्तिशाली रहा, जैसे इल्तुतमिश, जैसे बलबन, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बराबर अभियान किए। तब बंगाल कुछ समयों के लिए दिल्ली सल्तनत में था, वरना कमजोर शासकों के दौर में बंगाल हमेशा स्वतंत्र रहा। तो यातायात के साधनों की अल्प विकसित रूप और संसाधनों की कमी की वजह से भारत में दिल्ली से दूरस्थ प्रांतों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना संभव नहीं था। इसीलिए तुगलक की जो प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति थी वो अव्यवहारिक कही जाएगी, इम्प्रैक्टिकल। अब इसका प्रत्युत्तर क्या होगा कि मिलाने को तो मिला लिया, लेकिन होयसल रियासत जो थे या काकतीय रियासत जो थी या पांड्यों की जो रियासत थी, ये सभी के सभी में विद्रोह होना शुरू हुआ। उसी में एक विद्रोह हुआ था कंपिली। कंपिली एक छोटी सी रियासत थी कर्नाटक। ये 27 से 30 के बीच की ये घटना है। इसको दबाने के लिए तुगलक खुद आया था कंपिली, और इस विद्रोह को दबाने के बाद वहां का एक मंत्री था जिसका नाम था संगम। उसके 5 पुत्र थे। संगम वहां का प्रधानमंत्री था कंपिली का, उसके 5 पुत्र थे। जब कंपिली पराजित हो गया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन 5 संगम के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र, हरिहर और बुक्का, इनको वो गिरफ्तार करके, ये 2 पुत्रों को गिरफ्तार करके दिल्ली लेके चला। अब दिल्ली लेकर के गया तो वहां जबरदस्ती इन लोग को मुसलमान बना दिया, यानी है दिखा करके कि यदि तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। तो इतिहास में बहुत जगहों पे बलात् धर्म परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने बलात् धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो गलत है। बलात् धर्म परिवर्तन के एग्जाम्पल मिलते हैं, हाँ ये भी अपने जगह पे सच है कि व्यापक पैमाने पे बलात् धर्म परिवर्तन के एग्जाम्पल नहीं।
शासकों के द्वारा जो धर्म परिवर्तन कराया गया उसका उद्देश्य राजनीतिक हुआ करता था, उसका उद्देश्य धार्मिक नहीं हुआ करता। और ये राजनीतिक उद्देश्य भी उस शासक के द्वारा सफलीभूत नहीं होता था। वही यहाँ हुआ विजयनगर साम्राज्य कि हरिहर और बुक्का को तो मुसलमान बनाने में मोहम्मद बिन तुगलक सफल रहा, लेकिन धर्म एक ऐसा बिंदु है कि जिस बिंदु में समायोजन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। धर्म पूरा पूरा व्यक्तिगत मामला है, आस्था का मामला है, स्वीकार का मामला है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत सारे एक ही घर में सनातन धर्म के परिवेश में ही विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जो हैं उसका अस्तित्व नहीं पाएगा। तो जब ये मुसलमान बना दिया गया बलात् धर्म परिवर्तन करा के, तो 33 में एक घटना घटती। वो घटना क्या था कि जलालुद्दीन अहसन नाम का एक व्यक्ति विद्रोह कर देता है। कंपिली में अब शासन किसका हो गया? तुगलक का। तो जब विद्रोह कर देता है तो हरिहर और बुक्का उस क्षेत्र के ज्यादा परिचित थे, स्थानीय थे, सारे हिंदुओं से परिचय उनका था। और मोहम्मद बिन तुगलक ये समझता था कि ये तो मुसलमान बन गया है, ये तो हमारा आदमी हो गया है, तो इसका हम इस्तेमाल करें कहाँ? उस जगह पर अस्थायी प्रभाव जमाने के। तो इसने दोनों भाइयों को बजाते तौरते कंपिली का शासक नियुक्त करके भेज दिया कि तुम वहां चले जाओ, और तुम तो मुसलमान बन गए हो, हमारे आदमी हो, तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस ढंग से हरिहर और बुक्का 1333 में आते हैं कहाँ? कंपिली। अब यहाँ आने के बाद इस जलालुद्दीन अहसन का तो विद्रोह दबा दिया जाता है, लेकिन अब एक दूसरा परिवर्तन होता है कि धर्म को आप बलात् थोप नहीं सकते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक विश्वास या विचार मानता है, वो उसके लिए एक अमीट लकीर के समान है। कौन धर्म सही है, कौन धर्म गलत है, ये इसका फैसला न कभी हुआ है न कभी होगा। और हर व्यक्ति इस कंटेक्स्ट में अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने में कोई भी हिचक महसूस नहीं करता। बहुत होता है तो व्यक्ति ये कहता है कि सभी धर्म समान है, और कोई भी किसी धर्म को माने, ये नदियों के रूप में है जो जाकर के एक ही समुद्र में उसकी धाराएं मिल जाती। ये धर्म का एक उदारवादी एक्सप्लेनेशन जो लोग हैं वो करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो इस बात पर को लेके चलते हैं कि मेरा धर्म जो है वो सही है, बाकी दूसरे का धर्म जो है वो गलत है। तो इस वजह से आज तक ये फैसला नहीं हो पाया है। तो हम लोग को इस विवाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं उसके आधार पर ये बात कही गई कि धर्म को जबरदस्ती बलात् थोपा नहीं जा सकता। वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है किस रूप में कि हरिहर बुक्का को मुसलमान समझ करके जब मोहम्मद तुगलक ने कंपिली भेजा, तो यहाँ उसकी मुलाकात विद्यारण से होती। विद्यारण उस समय का एक प्रकांड पंडित था। इसने उसके धर्म परिवर्तन हो जाने की नीति को गलत बताया कि तुमने जो धर्म परिवर्तन कर लिया है वो तुम नरक के गामी हो गए, तुम अपने धर्म में पुनः चले आओ। तो विद्यारण के समझाने पे ये अपने धर्म में पुनः आने के लिए तैयार हो गए दोनों भाई, हरिहर और बुक्का। अब समस्या क्या थी? कि समस्या ये थी कि हिंदू धर्म में एक बहुत गलत परंपरा थी कि अपने धर्म में पुनः लौटने, कोई अगर हिंदू धर्म छोड़ के चला जाता है तो फिर हिंदू धर्म में उसे अपवित्र माना जाता है और उसकी पुनः वापसी संभव नहीं होती। तो ये नियम था। तो इस नियम के तहत लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते अगर आ भी जाता तो इसके लिए विद्यारण ने एक उपाय किया कि विद्या तीर्थ उस समय कर्नाटक में जो श्रृंगेरी पीठ था, शंकराचार्य ने कुल 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें दक्षिण भारत में कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ है। तो उस समय श्रृंगेरी पीठ के ये शंकराचार्य थे विद्यार्थी, यानी दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सबसे बड़े
व्यक्ति, सबसे बड़े पुरोहित। तो इनसे मिले और इनसे उन्होंने फैसला दिलवाया कि हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में शामिल किया जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई हिंदू बन जाए, कोई हिंदू दूसरे धर्म में चला जाए तो वो पुनः हिंदू धर्म में नहीं आ सकता। और विद्यातीर्थ ने यहाँ तक कह दिया कि वास्तव में हरिहर और बुक्का की जो हिंदू धर्म में वापसी हो रही है, तो ये भगवान की वापसी हो रही है, जो उस समय दक्षिण के सबसे बड़े देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम थे। कहा कि ये सुब्रमण्यम के और मुरुगन के अवतार है। तो हरिहर और बुक्का का पुनर्मिलन हिंदू धर्म में सिर्फ एक सामान्य परिस्थिति में नहीं हुई, बल्कि हरिहर और बुक्का का पुनर्मिलन हिंदू धर्म में एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में हुई। तो ऐसे परिस्थिति में उसका विरोध संभव था ही। इसीलिए कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वास्तव में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू प्रतिक्रिया, जो मुस्लिम शासन इतने लंबे समयों से चला रहा था और दक्षिण भारत में जो अभी तक हिंदू शासन था, कोई भी मुस्लिम शासक नहीं बना था, तो जो उत्तर के शासकों ने दक्षिण को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा, तो इसके खिलाफ एक हिंदुओं का बड़ा रिएक्शन था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी रिएक्शन का परिणाम। तो ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि विद्यारण्य और विद्यातीर्थ के जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा के तहत विजयनगर साम्राज्य के स्थापना। हालांकि बाद में चल करके हम देखेंगे इसके प्रशासन को पढ़ने कि इस विचारधारा के तहत विजयनगर साम्राज्य स्थापित जरूर हुआ, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष रहा। उसने ऐसी बात नहीं थी कि हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया या और लोगों को अपने इलाका में समायोजन असंभव कर दिया। विचित्र बात तो ये थी कि बहमनी साम्राज्य से मुकाबला के क्रम में देवराय द्वितीय के शासनकाल में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया, खासतौर से तुर्कों को, तीरंदाजों। क्यों? क्योंकि बिना इसके बहमनी साम्राज्य का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। तो हिंदू धर्म के नाम पर स्थापित हुआ जरूर विजयनगर साम्राज्य, लेकिन इसके शासन की प्रकृति हमेशा धर्मनिरपेक्ष हुई। अब देखिए, इस तरीके से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कर दी। लेकिन उस समय जो राजधानी रही वो हम्पी नहीं रही, उस समय जो राजधानी रही अनागोंडी रही। अब देखिए, क्यों अनागोंडी रही, क्यों हम्पी नहीं हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न। तो विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने विद्यारण्य या विद्यातीर्थ के सहयोग से स्थापित तो कर दिया और हिंदुत्व के नाम पर स्थापित किया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का दुश्मन भी हिंदू ही था। होयसल राज नहीं चाहता था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो होयसल राज के डर से जो है वो दो काम हुआ। एक, हम्पी को राजधानी नहीं बनाया गया आरंभ में, और दूसरा, आरंभ के दो शासकों ने राजा की उपाधि धारण की, एक हरिहर ने और दूसरा बुक्का। ये डर से नहीं कि यदि हम राजा की उपाधि धारण कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि होयसल के साथ साथ दूसरे रियासत भी हमारे विरुद्ध संगठित हो जाए और संगठित शक्ति का जो है मुकाबला हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? और उस समय जो बाद में चल करके बहमनी साम्राज्य स्थापित हो रहा है, तो हसन शाह बहमन शाह से के साथ भी होयसल शासक का प्रताप रुद्रदेव तृतीय का संबंध अच्छा था। इस वजह से तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं। तो इसके खिलाफ में एक बहुत बड़ी शक्ति उभर रही, इसलिए उसने एक सुरक्षित स्थान अनागोंडी को अपना मुख्यालय बनाया आरंभ में, और आरंभ में उसके दो शासक जो है वो राजा की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि एक सामंतीय स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा। अब देखिए, संगम वर्ष में कुल 7 शासकों की उपलब्धियां हैं। जैसे प्रथम हरिहर प्रथम, ये राजा अपने आप को नहीं कहा,
1236 से 56 तक रहा। इसने शासक बनने के साथ क्या किया? स्थानाभाव के कारण बहुत सारी बात नहीं लिखी गई है। सबसे पहला काम यह किया कि स्वयं को राजा घोषित नहीं किया, और दूसरा यह काम किया कि इसने बड़े बड़े बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया और बहुत सारे दुर्गों की मरम्मत कराई चुकी, यानी अपने सैनिक शक्ति को और प्रतिरक्षा शक्ति को काफी मजबूत किया शासक बनने के बाद। एक लंबा पीरियड है 36 से 56, तो 5 साल के लिए नहीं बना, बल्कि 20 साल का इसका शासन। तो इस 20 वर्षों में आरंभ में उसने अपने डिफेंस पावर को काफी मजबूत किया, सैनिकों की संख्या बढ़ाई, बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया, कुछ दुर्गों की मरम्मत भी कराई जो प्राचीन दुर्ग। और जब इसका सैनिक सामर्थ्य जो है मजबूत हो गया, तब इसने होयसल राज्य से युद्ध किया और प्रताप रुद्र तृतीय को इसने पराजित किया, और युद्ध ही नहीं किया बल्कि होयसल को विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया और कदम पर विजय प्राप्त की। लेकिन वास्तव में ये विजय जो है अस्थायी नहीं रह पाया। विजय प्राप्त की, जब वापस आया तो कदम्ब और मदुरा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर, तो वास्तविक रूप से उसकी उपलब्धि सिर्फ होयसल को जीतने नहीं माना गया। और जब मदुरा की विजय किया तो यहाँ का एक दरबारी था कुमार कंपन, तो उसी की पत्नी थी, उसने मदुरा विजयम नामक एक ग्रंथ लिखा जो विजयनगर के शासकों के का बखान करने के लिए, मदुरा के लिए बखान करने के लिए नहीं। तो इससे कुमार कंपन की पत्नी के मदुरा विजयम से भी जो है हम लोगों को जानकारी मिलती है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। चूंकि इसका बंगाल की खाड़ी और अरब के सागर का दोनों तटों के बीच साम्राज्य इसका फैल गया था, इसका हरिहर, तो इसी के लिए इसको 2 समुद्रों का अधिपति था, नीचे तक ये नहीं पहुंच पाया। अब देखिए ये दोनों भाई थे, ये बेटा नहीं है। तो इसकी मृत्यु के बाद हुक्का की आयु कम थी तो ये जीवित रहा। तो ये जो है 56 से लेकर करके 77 ईस्वी तक ये शासक था। और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो ये कि रायचूर दोआब को थोड़ा हल्का मैपिंग बना के हम समझा दें आपको कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी ये मिल जाती है, और ये ऐसे कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो यहाँ पर मिलती है। और यहीं पर रायचूर का इलाका है, ठीक है। तो ये जो भाग हुआ ये दोआब का है। दोआब का मतलब क्या हुआ कि 2 जल की भूमियों, 2 जल के बीच की भूमि। अब इस तरफ में जो था वो बहमनी साम्राज्य था और इस तरफ में जो था वो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर के तट पर ही हम्पी है, इसके दक्षिण में, और जो कृष्णा नदी है वहां पर जो है वो आपको अनागोंडी था, अनागोंडी था जो प्रारंभिक राजधानी है। ये क्षेत्र मिडिल पार्क था और ये भूराजस्व के लिए बहुत संपन्न था। आप गौर से देखिए कि ये पश्चिमी घाट का इलाका है ना। पश्चिमी घाट में आपने पढ़ा है कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वो वृष्टि छाया का क्षेत्र, रेन शेडो एरिया, यानी उस एरिया में बारिश नहीं होती है, तो बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। तो ये पश्चिमी भाग में ये रायचूर दोआब था। तो इस पश्चिमी भाग में सिर्फ यही एक इलाका था जो फसल उत्पादन में काफी समृद्ध था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फसल पैदा होते थे वो वर्षा के जल से नहीं बल्कि 2 नदियों के बीच की भूमि की वजह से।
एक कृष्णा और दूसरा तुंगभद्रा। ठीक है, तो इससे ये क्षेत्र काफी उपजाऊ हो गया और जल की भी उपलब्धता। तो ये बहमनी साम्राज्य के लिए भी और विजयनगर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था कि अगर जिसके पास ये क्षेत्र रहता उसको अधिक बुरा जस प्राप्त। इसलिए दोनों साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य भी विजयनगर साम्राज्य भी, इस रायचूर दोआब पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील रहे और इन दोनों साम्राज्यों के बीच में इसी इलाका के लिए हमेशा संघर्ष होता रहा और फिर लास्ट में अंत भी विजयनगर साम्राज्य का जो हुआ तो इसी रायचूर दोआब की वजह से। तो इसलिए मैप में इसको जानना, रखिए पॉइंट, मैप में इसको जानना आपको काफी जरूरी है। बुक में भी पढ़िएगा आप, जो बुक आपको प्रिस्क्राइब है तो उसमें हर बुक में जो है वो मैप देकर करके इसको इंडिकेट किया गया है। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे और जब विवरण देंगे तो आप इस मैप को जरूर इंडिकेट करेंगे ताकि आपको मार्क्स जो है वो अच्छा मिले। तो कहने का मतलब यह है कि जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो संघर्ष शुरू हुआ रायचूर दोआब की वजह से, वो बुक्का प्रथम के समय से ही। और जो हरिहर ने कदम्ब राज को नहीं जीता था, ये बुक्का प्रथम जो है वो अस्थायी रूप से कदम्ब राज को जीत कर करके अपने साम्राज्य में मिलाए। ये दो काफी महत्वपूर्ण, इसका मतलब एक्सपेंड करने में सफल रहा। और उसके बाद चीन के दूत जो है वो इसके दरबार में आए और इसने त्रिसमुद्र का अधिपति कहा गया क्योंकि ये कदम्ब और मदुरा तक पहुंच गया था बुक्का प्रथम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हरिहर प्रथम तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्रों तक पहुंच गया था, सिर्फ हिंद महासागर नीचे बाकी था। तो बुक्का प्रथम वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, तो इसलिए इसको त्रिसमुद्र अधिपति कहा। ये सब ऑब्जेक्टिव। हरिहर को प्रथम को दो समुद्र का अधिपति कहा गया, लेकिन बुक्का प्रथम को त्रिसमुद्र का अधिपति कहा गया। और त्रिसमुद्र का अर्थ क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। चीन में इसने दूत भी भेजा। अब देखिए, ये दो शासकों का जब दौर खत्म हुआ तो विजयनगर साम्राज्य पर जो ये खतरा था कि लोग उसको आक्रमण करके समाप्त कर देंगे, तो वो खतरा समाप्त। इसलिए तीसरा शासक हरिहर द्वितीय जो बना, उसने महाराज की उपाधि यानी राजा की उपाधि धारण कर। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिवली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा ध्यान से तो आप मान लीजिए कि संगम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो हरिहर प्रथम, जबकि प्रथम शासक जिसने राजा की उपाधि धारण की वो हरिहर द्वितीय। काफी शक्तिशाली शासक था, इसलिए इसने बहमनी से बेलगांव और गोवा को जीत लिया। यही नहीं, श्रीलंका से भी कर वसूल किया और काफी विद्वान था ये। तो विद्वता के वजह से इसने महाभारत की तेलुगु भाषा में रचना कर दी, इसीलिए इसको राजव्यास बोला जाता है। और रामायण की भी रचना कर दी, इसीलिए इसको राज वाल्मीकि बोला जाता है। किसको? तो हरिहर। अब इसकी मृत्यु के बाद देवराय प्रथम बैठता है, 1406 से लेकर 1422 तक शासन है इसका। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि देवराय प्रथम ने बहमनी साम्राज्य पे आक्रमण किया उसके क्षेत्र में जाकर। तो उस समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन था। फिरोज शाह बहमन के द्वारा देवराय प्रथम पराजित हुए और ये पराजय इतनी बुरी तरीके से थी कि न सिर्फ रायचूर दोआब इसके क्षेत्र से निकल गया विजयनगर साम्राज्य से, बल्कि उसको अपनी पुत्री का विवाह भी करना पड़ा शांति स्थापित करने। और इस क्रम में विवाह करने के बाद भी वो फिरोज शाह बहमन का जो शत्रु देश था उससे मिल करके पुनः उस पर आक्रमण करना चाहा, तो फिर जो है फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती और इसमें भी जो है वो देवराय प्रथम पराजित होता है। तो कहने का मतलब ये कि देवराय प्रथम के समय में थोड़ा सीमा जो है उसकी सिकुड़ी और हरिहर द्वितीय के समय में ही, यहाँ पर बोलना भूल गए थे हम,
कि राजधानी अनगोंडी से अथाते होकर कहाँ बन गई थी? हम्पी। हाँ, अब देवराय द्वितीय बैठता है तो ये पूर्व के शासकों की तुलना में काफी जो है वो महत्वाकांक्षी और सफल शासक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक नाम आता है रामचंद्र और वीर विजय। तो वास्तव में देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक नहीं बनता। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय के बीच में रामचंद्र और वीर विजय, जो इनके भाई ही थे, वही शासक बनते हैं। लेकिन इनका शासक बहुत अल्प अवधि रहा, 2 महीना से लेकर के 6 महीना के बीच, और दोनों समाप्त हो गए। तो अंत में 6 महीने बाद देवराय द्वितीय शासक बनता है और इसने इम्माड़ी देवराय की उपाधि धारण की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इम्माड़ी देवराय किसे कहा जाता है, इसको। और साथ ही साथ गजबेटकर की उपाधि भी धारण। गजबेटकर ने हाथियों का शिकारी, हाँ, हाथियों का शिकारी, ये आता है क्वेश्चन। देखिए, आप जो अपने फेस प्रिपरेशन ला रहे हैं, तो सिविल सर्विस की तैयारी में कोई भी सेक्शन है, मान लीजिए हिस्ट्री के रूप में इसको आप नहीं देख रहे हैं, तो आपके जीएस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो वहाँ आप क्या कीजिएगा, तो जब तक विहंगम दृष्टि नहीं डालिएगा या उसको याद नहीं कीजिएगा, तब तक जो है वो सफलता के दहाने पे आप नहीं पहुँच सकते। तो सिर्फ ऑप्शनल के लिहाज से ही नहीं, आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपका होगा, उस प्रीलिमिनरी टेस्ट में सब सेक्शन से क्वेश्चन आता है, तो क्या करेंगे? इसलिए दिल लगा के समझिए उसको और आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, तब जो है लाभ हो। इसी के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, चूंकि पूर्व के तुलना में इसने देवराय द्वितीय ने देखा कि देवराय प्रथम की जीत इसलिए हुई है कि बहमनियों के पास अश्रोही सेना और तुर्क धनुर्धारियों की का बाहुल्य, उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो हम बहमनियों का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब मुसलमान सैनिकों को अपने सेना में स्थापित। तो इसने भी 2000 तुर्क धनुर्धारियों को अपने सेना में भर्ती किया, अश्वरियों को भर्ती किया, और उसके लिए बजाते तौर पे मस्जिद का भी निर्माण करवाया हमने, जो आज तक मौजूद है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आता है। अगला शासक मल्लिकार्जुन हुआ, जिसने 46 से 65 तक शासन किया। इसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके शासनकाल में चीनी यात्री माहुआन का आगमन होता है। शासन बहुत सफल नहीं रहा, पूर्व के जो जीते गए क्षेत्र थे वही संभाल कर रखा। और अगला जो वीरूपाद द्वितीय बना, तो ये पतन का काल था इसके लिए, संगम वंश के लिए। वो किस रूप में कि चंद्रगिरी के गवर्नर सालूब नरसिंह था ये, तो इतना ज्यादा अवस्था फैल गई कि सालूब नरसिंह ने विद्रोहों का दमन किया जो समय हो रहा था, या फिर जो दूसरे आक्रमण दूसरे राज कर रहे थे उन सभी से सुरक्षा प्रदान की। यदि सालूब नरसिंह नहीं रहता तो विजयनगर साम्राज्य का अंत यहीं पर हो जाता। विजयनगर साम्राज्य के इस सेनापति ने संगम वंश को बचाया। लेकिन इसी में एक घटना घटती है कि जो इसका भतीजा था वीरूपाद द्वितीय का, उसका भतीजा ही इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद कोई योग शासक नहीं बचता है, तब मजबूरी में जो है सालूब नरसिंह सत्ता पे कब्जा कर लेता, यानी सत्ता का अपहरण कर लेता। उसको विजयनगर साम्राज्य में प्रथम बाला पहाड़ कहा गया, माने सत्ता का अपहरण। और इस ढंग से सालूब नरसिंह के द्वारा स्थापित वंश जो है वो सालूब वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 शासक हुए, एक सालूब नरसिंह खुद, जिसने 85 से लेकर 91 कुछ 6 वर्षों तक शासन किया, और उसके बाद इम्माड़ी नरसिंह ने शासन किया। इम्माड़ी नरसिंह असल में बच्चा था। सालूब नरसिंह जो था जब बड़ा 6 वर्ष बाद, तो इसका बेटा जो था काफ़ी छोटा आयु का था, तो इसलिए इम्माड़ी नरसिंह शासक बन गया,
लेकिन वास्तविक शक्ति नरसा नायक के हाथ में। अब नरसा नायक ही संरक्षक बन गया और इस नरसा नायक का ये पुत्र था वीर नरसिंह। तो इसने जो है वो इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और इस तरीके से सालू वंश का भी अंत हो गया और वीर नरसिंह के द्वारा तुलु वंश की स्थापना की। तो इसलिए सिर्फ 4 वर्ष तक रहता है वीर नरसिंह। इसका सबसे प्रतापी और इसी का नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का प्रतापी शासक कृष्णदेवराय। इसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा उड़ीसा तक पहुंच गई। उड़ीसा में गजपतियों का शासन था। बर्मनी साम्राज्य सिमट गया था, बहुत बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर और पूरा पीछे, इसलिए राजस्व के स्रोत इसके पास बहुत ज्यादा थे। पुर्तगालियों से भी इसके संबंध थे, लेकिन पुर्तगालियों से बड़ा सचेत रहा था। वो चाहता था कि पुर्तगाली भारत में रहें, लेकिन एक शासक के रूप में नहीं। रखना क्यों चाहता था? क्योंकि पुर्तगालियों से ही उसको अरबी घोड़े मिल गए। बहमनी वंश की सफलता का कारण अरबी घोड़ा, और अरबी घोड़ा पर उस समय नियंत्रण पुर्तगालियों का था, क्योंकि पुर्तगालियों ने अरबों को समुद्री व्यापार से बाहर कर दिया। तो जिनका पुर्तगालियों से संपर्क था उनको अरबी घोड़ा मिलता। तो इस मजबूरी की वजह से ना चाहते हुए भी कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों से संबंध बनाए रखा अरबी घोड़ा प्राप्त करने के लिए, और अच्छे राजस्व भी प्राप्त होते रहे। तो उसका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी बड़ा योगदान। जैसे अष्ट दिग्गज, उसके 8 विद्वानों की एक सभा थी। उसने बहुत बड़े तेलुगु साहित्य की रचना की। खुद कृष्णदेवराय ने अमुक माल्य और भगवत जुकियम जैसे तमिल ग्रंथों की रचना की, जो अमर कृति मानी जाती है। अल्लासी पेदन्ना ने जो है मनुचरित्र की रचना की। उसके और भी बाकी जितने 7 विद्वान थे 8 में से अल्लासी पेदन्ना के, वो सभी के सभी महान कवि, उनके द्वारा महान रचनाएं की। इसी प्रकार से हजारों और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? तो कृष्णदेवराय ने। ये विठल स्वामी मंदिर वही है। इस विठल स्वामी मंदिर को मराठों ने तोड़ा था। किस समय? तो आधुनिक काल में, और वहां का बहुत आराध्य मंदिर माना जाता था। इसके बाद अच्युत देवराय और सदाशिव बने। तो अच्युत देवराय तो कुछ हद तक अच्छा शासक था, लेकिन सदाशिव राय एक विलासी शासक था, और इसके शासन काल में वास्तविक शक्ति इसके प्रधानमंत्री राजा राम के हाथ में। सदाशिव जैसे यहाँ नरसा नायक शासन कर रहा था, तो वैसे ही तुलु वंश के अंतिम समय में राजा राम शासन कर रहा था। सदाशिव भोग विलास में निपुण था। अब इसी समय हुआ क्या कि जो बहमनी वंश था उसमें परिवर्तन हो गया था बहुत पहले। कि पहले बहमनी वंश एक था, अब बहमनी वंश बढ़ गया था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, ये 5 रियासतें। 1565 में बरार का अस्तित्व समाप्त हो गया था, क्योंकि बरार पर अहमदनगर ने अधिकार कर। तो 1565 में 4 ही बहमनी साम्राज्य से अलग हुए रियासत। एक अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा और चौथा बीदर। ये 4 रियासतों ने आपस में मिलकर के विजयनगर के खिलाफ एक गठबंधन बनाया, और उसका नेता बना आदिल शाह, बीजापुर का शासक लीडर, और बाकी उसके अधीन चारों की सेनाएं। और दूसरी तरफ राजा राम की सेना थी, और इन दोनों के बीच में राक्षस तांगड़ी, ताली कोटा या बन्नीहाटी, तीनों एक ही नाम है। बन्नीहाटी गांव है, ये परगना है और ये इलाका है। तो वहाँ पर युद्ध हुआ, तो चाहे राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं उसको, ताली कोटा का भी युद्ध बोलते हैं, और बन्नीहाटी का भी। ये 25 जनवरी 1565 को हुआ। इस युद्ध में राजा राम पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी। शासक जीवित रहा, ठीक है। तो उसके सारे क्षेत्रों पर फिर इन लोगों ने अधिकार कर दिया, और वो सीमित हो गई।
सुदूर दक्षिण के रियासत जो है वो स्वतंत्र हो। इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य जो है समझ जाइए कि 65 में सब समाप्त हो। लेकिन इसका छोटा रूप विजयनगर साम्राज्य का अरविडु वंश के रूप में जीवित रहा। क्यों? क्योंकि पेनुकोंडा, अब हम्पी का अस्तित्व खत्म हो गया, हम्पी तहस नहस हो गया। तो अब पेनुकोंडा को पहला कौन था? अनागुंडी पहली राजधानी, द्वितीय राजधानी हम्पी, तीसरी राजधानी पेनुकोंडा। पेनुकोंडा को केंद्र बना करके अरविडु वंश की स्थापना हुई और इसका अंतिम शासक रंग द्वितीय था। इसको वाडियार नाम के एक व्यक्ति ने पराजित कर दिया। कब? तो 1612 ईस्वी। और इस तरीके से 1612 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का बचा खुचा पेनुकोंडा से भी अवशेष समाप्त हो गया और उसका उत्तराधिकारी जो बना विजयनगर साम्राज्य का, वो वाडियार वंश बना या मैसूर रियासत। और मैसूर रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। इसी को हड़प करके जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर पर अधिकार किया और अपना शासन किया। तो ये पूरा विहंगम दृष्टि मैंने डाला आपको विजयनगर साम्राज्य पे। अलाउद्दीन हसन